हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हैं कुछ अधिनियम देखने वाले हैं। ये बहुत छोटी क्लास होगी, लेकिन अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए चूंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने अलग सेक्शन बनाया है और अलग सेक्शन बना के इसके जो ये टॉपिक है इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में। आज हम सिर्फ 3 अधिनियम देखेंगे और तीनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, एक घरेलू हिंसा देखेंगे, एक दहेज वाला देखेंगे और एक राइट टू एजुकेशन वाला अधिनियम देखेंगे। ठीक है, इसमें चूंकि सब में धाराएं हैं, इम्पोर्टेंट इसकी परिभाषाएं होती है, किस अधिनियम में क्या चीज विशेष दी गई है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इस कारण आज हम 3 अधिनियम ही पढ़ेंगे। ओके, चूंकि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि धाराओं से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, हमने विस्तृत धारा भी दी है, जो कहीं जहां पर इम्पोर्टेंट धारा है तो वो इम्पोर्टेंट धारा दी है, और जहां पर इम्पोर्टेंट धारा नहीं है तो वहां पर हमने सारी धाराएं दी है। मतलब जो सारा अगर पढ़ने के लिए यूजफुल है तो फिर हमने सारा आपको दिया है नोट्स में। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को आज देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं घरेलू हिंसा क्या है। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक क्रूरता, मारपीट। शारीरिक क्रूरता मतलब शरीर से यदि उसके साथ कोई क्रूरता की जा रही है, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा। ठीक है, किसी भी प्रकार से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उसके जीवन को या उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को खतरा होता है। या लैंगिक दुर्व्यवहार कि मतलब महिला होने के कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, सिर्फ महिला होने के कारण, यानी जेंडर बायस्ड। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैंगिक दुर्व्यवहार, अर्थात महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन। ठीक है, महिलाओं का अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, मतलब मौखिक यानी ओरल, गालियां देना। ठीक है, या उसको अपमानजनक शब्द बोलना। भावनात्मक दुर्व्यवहार मतलब इमोशनल, उसको प्रताड़ित करना, है ना, उसकी भावनाओं का सम्मान ना करना, इस प्रकार से आएगा। या उसको भावनात्मक रूप से उसको दुखी करना। ठीक है, उसके इमोशनल जो चीजें हैं, जैसे उसके माता पिता या उसके अन्य लोगों के बारे में अपमान करना उनका। ठीक है, फिर गालियां देना। आर्थिक दुर्व्यवहार करना, यानी उसके भरण पोषण के लिए पैसे ना देना, या यदि वो कमाती है तो उसके पैसे ले लेना, या उसको नौकरी ना करने देना। ये सारी चीजें, अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वो हकदार है उससे उसको वंचित रखना, मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा में आते हैं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा में क्या क्या आएगा? शारीरिक दुर्व्यवहार भी आएगा, मानसिक दुर्व्यवहार भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, भावनात्मक भी आएगा, मौखिक भी आएगा। ठीक है, लैंगिक दुर्व्यवहार भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, और घरेलू हिंसा से जो संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में आया था और 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ है। ये इसको याद करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख धाराएं कि इसमें प्रमुख जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो क्या कहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारा नंबर 2। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से, देखो पहले मैं एक धारा को पढ़ूंगी और फिर मैं उसको समझाऊंगी, क्योंकि ये जो अधिनियम बनते हैं इसमें जो धाराएं लिखी होती है इसके शब्द जो है थोड़े क्लिष्ट होते हैं। ओके, आपको अर्थ समझना है, एज इट इज आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आप अर्थ समझते जाइए कि किस धारा में क्या कहना चाहता है। जब आप समझ जाएंगे, एग्जाम में यदि कुछ ऐसा आएगा तो फिर आप उसको समझ के और आप वहां पर सही टिक कर पाएंगे। ओके, तो धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, पीड़ित व्यक्ति से कोई महिला जो प्रत्यर्थी से घरेलू संबंधों में रह चुकी है
या आक्षेप और जो आक्षेप लगाती है कि प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के घरेलू हिंसा के कार्य के अधीन की गई है, अभिप्रेत है। ये क्या कहता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति यानी कोई महिला, वो कौन होगी, कोई ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी यानी जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसके साथ ये कारित किया है, ये कार्य कारित किया है या घरेलू हिंसा करी है, ऐसा व्यक्ति, उसको कहते हैं प्रत्यर्थी, ठीक है। तो पीड़ित व्यक्ति क्या हो गई, वो महिला, कोई महिला, ठीक है, जो प्रत्यर्थी मतलब जिसने उसके साथ कोई घटना घटित करी, उसको मारा पीटा या उसके साथ कोई हिंसा करी, उसके साथ वो पहले घरेलू संबंधों में रह चुकी या उसकी पत्नी हो, है ना, या कोई और हो जो उसके साथ रह चुकी हो, या फिर वो बाद में उस पर आरोप लगा रही, आक्षेप यानी आरोप होता है, ठीक है, आक्षेप लगाया हो कि इस प्रत्यर्थी द्वारा, इस व्यक्ति द्वारा कोई घरेलू हिंसा के अधीन कोई ऐसा कार्य जो उसके साथ किया गया, ठीक है। ये कहती है धारा नंबर 2। इस धारा में बच्चे से अर्थ क्या है, बच्चे के बारे में वो कहता है कि बच्चा वो है जो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत कोई बच्चे की बात आती है तो बच्चे की गणना कैसे होगी कि वो बच्चा जो है 18 वर्ष से कम का कोई यदि बच्चा होता है तो उसको बच्चे की श्रेणी में रखेंगे, और इसके अंतर्गत यदि उसने किसी को गोद लिया है या कोई सौतेला बच्चा है या वो मतलब किसी और का बच्चा लेके पाल रही है, ठीक है, तो वो भी आएगी इसमें, ये तीनों प्रकार की संतानें आएंगी, ठीक है। अब प्रतिकर आदेश ये क्या है, धारा 22 में जो आदेश होगा उसके अंतर्गत यदि कोई आदेश होता है प्रतिकर आदेश, और अभिरक्षा आदेश क्या है, धारा 21 के अधीन कोई अनुदत्त आदेश होगा उसको कहेंगे अभिरक्षा आदेश। घरेलू घटना रिपोर्ट यानी इसी को आप क्या कहते हैं, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, DIR। तो ये क्या है, DIR से व्यथित व्यक्ति से विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा को किए गए परिवार की प्राप्ति अभिप्रेत है। यानी DIR क्या होता है, DIR वो है जो व्यथित व्यक्ति यानी वो महिला, ठीक है, वो महिला जो परेशान है, दुखी है, व्यथित है, व्यथित होना यानी दुखी होना, ऐसी महिला जो दुखी है वो क्या करती है, एक प्रारूप होता है DIR का, ठीक है। ये DIR जो होता है इसका एक प्रारूप होता है, एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में जब ये अपनी पूरी घरेलू हिंसा की जो घटना है इसका रिपोर्टिंग इस फॉर्मेट में किया जाता है, तो ये कौन करते हैं, संरक्षण अधिकारी करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले संरक्षण अधिकारी भी करते थे, आज भी संरक्षण अधिकारी करते हैं, और इसके अलावा अब क्या बन गए हैं, वन स्टॉप सेंटर, OSC, है ना। तो वन स्टॉप सेंटर में भी ये DIR जो है फाइल की जाती है। तो उसमें क्या करती है, वो अपने घरेलू हिंसा से संबंधित सारी चीजें बताती है और वो जमा करेगी, तो उसका अर्थ होता है ये घरेलू घटना रिपोर्ट यानी DIR, ठीक है। ये DIR का मीनिंग ये है। अब इसके बाद आता है घरेलू संबंध। तो घरेलू संबंध के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, इस अधिनियम के अंतर्गत जो चीजें आ रही हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस अधिनियम में दो व्यक्तियों के मध्य कोई संबंध होता है जो समय के किसी क्षण में, ठीक है, सहभागी ग्रह में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं या रहे थे, जब वे रक्त संबंध, विवाह अथवा विवाह की प्रकृति के किसी संबंध, दत्तक या संयुक्त परिवार के सदस्य की भांति एक साथ रहते हों। वो कह रहा है कि घरेलू संबंध किस किस से कहलाएगा, तो घरेलू संबंध ऐसे व्यक्ति से कहलाएगा जिसके साथ वो हम एक महिला ले रहे हैं, उसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है, मान लीजिए। तो कोई महिला किसी के साथ एक संयुक्त परिवार में रही तो भी वो कहलाएगी, ठीक है। यदि उसका पति है या उसको किसी ने दत्तक लिया है वहां रही, वो भी कहलाएगा। यदि किसी के साथ उसने विवाह जैसी प्रकृति का संबंध है यानी शादी हुई है, और कई बार ऐसा भी होता है लिव इन रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, विवाह की प्रकृति का संबंध भी होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेक्सुअल रिलेशन होते हैं। और इसके अलावा यदि किसी के साथ उसका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, जरूरी थोड़ी है कि शादी के बाद जो है यानी घरेलू हिंसा जो केवल पति ही करेगा। हो सकता है ये घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ होने वाली ऐसी हिंसा है जिसमें जरूरी थोड़ी है कि उसका विवाह हो गया हो तभी वो हो सकता है उसके भाई वगैरह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। यदि किसी महिला के साथ उसके भाई या पिता
या अन्य कोई व्यक्ति, चाचा या कोई और इसके साथ ऐसी प्रकृति की मारपीट या कोई इस प्रकार की हिंसा कर रहा है, तो वो भी सारी ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि रक्त संबंध भी होगा, ठीक है, या विवाह भी होगा, या विवाह की प्रकृति जैसा भी होगा, और ऐसा संबंध किसी के साथ भी हो सकता है, और वो अकेले भी रह सकती है, या कभी उनके साथ पहले रही थी, आज कहीं और रह रही है, तब भी यदि उसके साथ कोई संबंध मतलब कोई घटना हुई, तो ये सारी चीजों को लेकर उसने मिला, मतलब ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी, किसमें, घरेलू संबंध में। ठीक है, अब घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो इसे धारा 3 में प्रदान किया गया है। यानी घरेलू हिंसा की परिभाषा कहां बताइए, धारा 3 में बताइए। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा कहां दी है, तो अब आपको पता होना चाहिए घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। ठीक है, अब दहेज का क्या अर्थ होगा, तो दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में प्रदान किया गया है। मतलब दहेज की परिभाषा कहां आपको मिलेगी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में। ठीक है, ये ऐसी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे घरेलू घटना रिपोर्ट DIR, ये क्या है ना, तो ये हमने सारी परिभाषाएं देख ली। अब हम धारा 3 देखते हैं जिसमें घरेलू हिंसा बताइए कि घरेलू हिंसा क्या है। तो घरेलू हिंसा ये धारा 3 है, और इसमें देखो घरेलू हिंसा की परिभाषा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के लिए क्या है कि प्रत्यर्थी का कोई कृत्य या कार्य या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा अगर वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग अथवा भलाई के प्रति क्षति या उपहति या खतरा, चाहे वो मानसिक हो अथवा शारीरिक कारित करना हो या ऐसा करना प्रयासित हो, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार आता है, या व्यथित व्यक्ति को अन्यथा उपहति या क्षति या चाहे शारीरिक या मानसिक को कारित करता हो। अब इस बात को समझो, ये क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके अंतर्गत आपको ये 2-3 चीजें याद करनी है। सबसे पहला तो क्या है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें दी है, धारा 3 में दी है। किस लिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। घरेलू हिंसा से अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति यदि किसी महिला के साथ, प्रत्यर्थी यानी जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, ये व्यक्ति के बारे में है, और व्यथित व्यक्ति यानी कौन है, वो अपनी महिला है जिसके साथ ये घटना हो रही है, जो घरेलू हिंसा हो रही है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के, उस महिला के, या महिला और उसके बच्चे, 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी इसी में शामिल है। ठीक है, उसके साथ यदि स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या उसकी कोई अंग को नुकसान पहुंचाना भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब उसके साथ मारपीट करेगा, तभी जरूर हो सकता है कि मान लीजिए वो उसके किसी विशेष अंग को डैमेज करने की कोशिश करे। ठीक है, तो कभी उसके हाथों को कुचलने की कोशिश कर सकता है, या उसके साथ कोई और प्रकार का भी हिंसा की जा सकती है। तो वो सारी अगर अलग अलग अंगों पे भी हिंसा होगी, है ना, तो भी वो इसमें आएगी, इसके अंतर्गत आएगी। या उसको क्षति पहुंचाने के लिए, अब वो मानसिक रूप से करेगा, मानसिक रूप से मतलब रोज उसको गालियां देना, उसको बुरा बुरा कहना, उसके चरित्र पर शंका करना, है ना, या उसको शारीरिक रूप से, उसको जो है शारीरिक रूप से भी उसको क्षति पहुंचाएगा, मारपीट करेगा, या उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करेगा, इस प्रकार से भी होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उसने कुछ कैटेगरी बनाई। एक करी शारीरिक दुर्व्यवहार की, जिसमें उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ठीक है, धक्का मारना, गिराना, मारपीट करना, है ना, और जलाना, ये सारी चीजें। कभी कभी होता है कि कुछ इस हथियारों का उपयोग करना, है ना, या राड या डंडे से मारना, ये सारी चीजें किसमें की, शारीरिक दुर्व्यवहार में। ठीक है, फिर आएगा लैंगिक दुर्व्यवहार। लैंगिक दुर्व्यवहार का अर्थ क्या है कि उसके जो लैंगिक अंग हैं या उसके यौन अंग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, बलात्कार करना, या उनको किसी तरीके से घायल करने की कोशिश करना, उसके जेनिटल्स को, है ना, या तो ये इसमें विशेष रूप से जेनिटल्स की बात है कि यदि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तब फिर होगा। फिर मौखिक यानी गालियां देना, जो आप मौखिक रूप से कुछ उसको अपशब्द कहना, उसको इमोशनल जो है
इमोशनली उसके साथ गलत व्यवहार करना, है ना, इमोशनली गलत व्यवहार करना, यानी उसकी भावनाओं को दुख पहुंचाना, ऐसा काम करना जिससे उसकी भावनाओं को दुख पहुंचे स्पेशली, तो वो होगा भावनात्मक दुर्व्यवहार। और आर्थिक दुर्व्यवहार कि उसको भरण पोषण के लिए पैसे ना देना, उसको खाना ना देना, कपड़े नहीं देना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगी। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इनमें से क्या घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सारी चीजें देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, यहाँ पर जो लिखा है वो भी बताया है। यदि कोई एग्जाम्पल देके पूछता है तो भी आपको आ जाएगा, और अगर सिर्फ वैसे पूछता है, मतलब यहाँ पर जो परिभाषाओं में दिया हुआ है ये 5 चीजें, वो भी पूछता है तो अब वो भी आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 4th नंबर का धारा 4। तो धारा 4 क्या कहती है? देखिए, धारा 4 कहती है संरक्षण अधिकारियों को सूचना और सूचनार्थी के दायित्व का अपवर्जन। तो कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास करने का कारण, उपधारा 1 के कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, इस बारे में सूचना संबंधित संरक्षण अधिकारी को दे सकेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई मोहल्ले पड़ोस का ऐसा व्यक्ति है, तो वो सूचना दे सकता है। ठीक है, कि उसको लगता है कि इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो इसकी सूचना दे सकता है। फिर धारा 5 क्या कहती है कि देखो, जो इंपॉर्टेंट धारा होगी मैं अलग बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी समझ के लिए सिर्फ वो उतनी लिखी हुई है। धारा 5 क्या कहती है कि पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। अब इसमें देखो, अगर एग्जाम में पूछते हैं कि इसके कर्तव्य कहाँ है, तो धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। तो पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट के इसमें कर्तव्य बताए, कि इसमें धारा 5 में बताए हैं। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 11 में सरकार के कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक, तो सरकार के कर्तव्यों का वर्णन धारा 11। धारा 14 में काउंसलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग कहाँ है? धारा 14 में। धारा 17 क्या है? पीड़िता को सहभागी गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा, ये क्या कहती है? धारा 17। और बिना किसी कानूनी आदेश के उसको निकाला नहीं जाएगा, मतलब कोई घर से कोई महिला को निकालेंगे नहीं। धारा 17 ये कहती है उसको उस घर में रहने का अधिकार है जब तक कि कोई कानूनी आदेश नहीं होता। ठीक है, धारा 21 इसमें क्या है? अभिरक्षा आदेश है। और धारा 22 में प्रतिकर या क्षतिपूर्ति आदेश प्रदान करने का उल्लेख है। तो ये कहाँ? कोर्ट से होगा। ओके, अभिरक्षा आदेश मतलब उसको रहने का, और प्रतिकर या क्षतिपूर्ति आदेश मतलब उसको जो कंपनसेशन, जो पैसा मिलेगा उसके बारे में बात है। और धारा 29 क्या है? अपील का अधिकार है। यदि हमारा जो न्यायपालिका, हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, उसमें यह है यदि किसी प्रकार का फैसला आता है और किसी भी पक्ष को, दोनों पक्षों में यदि किसी भी पक्ष को लगता है कि फैसला जो है हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उस फैसले के विरुद्ध अपील भी कर सकते हैं। तो इसमें जो अपील का अधिकार है धारा 29 में दिया गया है, 29 में। ओके, ये बहुत सरल था, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया है, और इंपॉर्टेंट मैंने सारी चीजें बता दी। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको जो है ये घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये पूरा आ जाएगा एग्जाम में, इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, चलिए। किशोर न्याय अधिनियम जो है, मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, इसीलिए इसको शॉर्ट में दिया हुआ है क्योंकि इसके पहले भी हमने कुछ चीजें बताई थी, बट किशोर न्याय अधिनियम जितना इंपॉर्टेंट है वो हमने सारा यहाँ दे दिया है आपको। ओके, तो किशोर न्याय अधिनियम भी देख लीजिए। किशोर न्याय अधिनियम क्या है? बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। देखो, हर अधिनियम को आराम आराम से पढ़ना है, एक दूसरे में खिचड़ी नहीं पकानी है, क्योंकि एग्जाम में जाते तक ऐसा ना हो आपकी सारी खिचड़ी बन गई। डेली आप पढ़ेंगे, डेली रिवाइज करेंगे इन अधिनियम को, आपको सारे अधिनियम याद हो जाएंगे। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप वीडियो चला के रख दो, रोज एक बार वीडियो को ही सुन लो। अगर रोज एक बार वीडियो को सुन लोगे तो भी सारे अधिनियम की धाराएं याद हो जाएंगी। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015
ये किशोर न्याय यानी बच्चों की बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। ठीक है, इसके लिए पहले 2000 में नियम बना था, फिर उसको निरस्त करके 2015 में आया। ठीक है, ये लोकसभा से कब पारित हुआ? 7 मई 2015 को, और राज्यसभा से 22 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई और 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। देखो ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 15 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ। ठीक है, कि ये कब लागू हुआ। अब इस अधिनियम में क्या है? 10 अध्याय हैं। जो किशोर न्याय अधिनियम है इसमें 10 अध्याय 112 धाराएं हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम में 10 अध्याय 112 धाराएं हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की धारा 4 में किशोर न्याय परिषद के निर्माण का उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किशोर न्याय परिषद का उल्लेख किस धारा में है? धारा 4 में है। धारा 7 में क्या है? बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है, और धारा 8 में शक्ति और उत्तरदायित्व है। ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में जो प्रक्रिया है इसके अध्याय 4 में है। और धारा 15 में क्या है? जघन्य अपराधों के संबंध में बोर्ड के प्रारंभिक निर्धारण का उल्लेख है कि जब कोई बच्चा जघन्य अपराध करता है तो धारा 15 में वो क्या निर्धारण होगा बोर्ड, वो उसका उल्लेख है धारा 15 में। धारा 19 क्या कहती है? इसमें बाल न्यायालय की शक्तियां दी हुई हैं, बाल न्यायालय की शक्तियां, धारा 19 में। अध्याय 5 में, अध्याय 5 की धारा 27 में बाल कल्याण समिति का गठन का उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल कल्याण समिति अध्याय 5 की धारा 27। मैंने बहुत ही मेजर, बहुत ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं इसमें। आपको ये याद करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इस पे कवर है। ठीक है, इनको बस अच्छे से याद करिए। अध्याय 5 की धारा 27 में बाल कल्याण समिति के निर्माण का उल्लेख है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में प्रत्येक जिले में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन कर सकेगी। मतलब कौन गठन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी अध्याय 5 की धारा 27 में। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? समिति का एक सदस्य होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें नियुक्त करना राज्य सरकार ठीक समझती है। उनमें भी कम से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। देखो समिति होगी, एक ये समिति है, समिति में क्या है? एक है हेड, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा समिति के, और 4 मेंबर है। 1 2 3 4, 4 मेंबर हुए। 4 में भी क्या है? एक महिला है, ये एक फीमेल है ना, और एक ये कौन है? बच्चों के विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, और बाकी 3 लोग कोई भी और हो सकते हैं। ओके, अब धारा 29 इसमें क्या है? बाल कल्याण समिति की शक्तियां दी हैं। और 30 में क्या दिया है? समिति के कार्य और उत्तरदायित्व दिया है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बाल कल्याण समिति की शक्तियां किस धारा में दी है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि भैया 27 में तो सबसे पहले समिति का निर्माण होगा, फिर 29 में क्या है? उसकी शक्ति है, और फिर 30 में क्या है? उसके कार्य और उत्तरदायित्व है। बस ये एक बार आपने पढ़ा, एक बार आपने उसको ध्यान से देखा, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। 27 में निर्माण, 29 में शक्ति, 30 में कार्य और उत्तरदायित्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धारा 36 में सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट यानी सोशल ऑडिट रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? सोशल ऑडिट रिपोर्ट, सोशल ऑडिट रिपोर्ट। और 46 में क्या है? पश्चातवर्ती देखरेख संगठनों का उल्लेख है। पश्चातवर्ती ग्रह, जब वो बाल ग्रह से छूट जाते हैं तो कहाँ हम पश्चातवर्ती ग्रहों में रखते हैं, इसका उल्लेख कहाँ है? धारा 46 में है। ठीक है,
फिर 47 में क्या दिया हुआ है, इसमें संप्रेक्षण ग्रह का प्रावधान है। देखो ये भी पूछ सकते हैं संप्रेक्षण ग्रह किसका में कहा किस में प्रावधान है, तो किस धारा में प्रावधान है संप्रेक्षण ग्रह का, यह है 47 में संप्रेषण ग्रह। धारा 48 में क्या है, विशेष ग्रह का उल्लेख है। ये सब देखो एक एक शब्द की चीजें हैं, बस आपको याद करते जाना है। 48 विशेष ग्रह, 47 संप्रेषण ग्रह, 46 पश्चातवर्ती देखरेख संगठन। फिर धारा 50 में क्या है, बाल ग्रह। देखिए सब लाइन से लगे हुए हैं, सब बस याद करते जाना है। 50 में बाल ग्रह। धारा 44 में क्या है, पोषण संबंधी प्रावधान, पोषण संबंधी प्रावधान धारा 44। इसमें धारा अध्याय 8 में जो धारा 56 है 56 है, इसमें दत्तक ग्रहण का प्रावधान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। अध्याय 8 की धारा 56 में दत्तक ग्रहण का प्रावधान, दत्तक ग्रहण। 67 में क्या है, धारा 67 है राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी, और 68 है केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में वहां पढ़ा था, कारा सारा के बारे में। ठीक है, ये वही है। और अध्याय 9 की धारा 74 में बालकों की पहचान उजागर करने का प्रतिषेध है, कि किसी भी बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ये कहाँ आता है, धारा 74 में। अब इस जो किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, इसकी इंपॉर्टेंट धारा और इससे संबंधित सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से याद करिए, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब हम आएंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये क्या कहता है कि दहेज लेना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दहेज का देना और लेना प्रतिषिद्ध करना, यानी प्रतिषिद्ध करना यानी बंद करना, रोकना। ठीक है, इसके लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 20 मई 1961। देखो आप ये सोच रहोगे कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना, लोकसभा में प्रस्तुत होना, राज्यसभा में प्रस्तुत होना, ये क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपकी समझ के लिए बता देती हूँ। जब भी कोई हमारी सरकार कोई अधिनियम लाती है या कोई नियम कानून बनाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में उसको प्रस्तुत करते हैं। जब लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर राज्यसभा में भी पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देगी तब वो नियम लागू होता है। ये है नियम बनाने की प्रोसेस। ठीक है, कोई अधिनियम बनाने की प्रोसेस ऐसी होती है। इसलिए आपको मिल रहा है लिखा हुआ कि राष्ट्रपति की मंजूरी 20 मई को मिली। तो इसके पहले क्या है, ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से, और इसमें कुल 10 धाराएं हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है। धारा 1 क्या है, संक्षिप्त नाम और विस्तार है। ठीक है, धारा 2 में क्या है, दहेज की परिभाषा, ये याद करना है। धारा 3 दहेज लेने या देने के लिए दंड और शास्ति। देखो लेने और देने दोनों में दंड लगेगा, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। धारा 4 क्या है, दहेज मांगने पे भी दंड लगेगा, दंड या शास्ति लगेगी। शास्ति मतलब जुर्माना और दंड यानी सजा, दोनों का मतलब अलग होता है। शास्ति मतलब आर्थिक रूप से उस पे जुर्माना लगाना कि आप इतना पैसा जमा करेंगे, और दंड क्या होगा, जेल हो सकती है, इसको दंड कहते हैं। ठीक है, फिर धारा 4A, इसमें क्या है, विज्ञापन इसका नहीं होगा, दहेज लेने का विज्ञापन कोई नहीं कर सकता। धारा 5 कहती है दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा, मतलब कोई भी आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे कि भाई इतना दहेज देना है ये। फिर धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। धारा 7 अपराधों का संज्ञान। धारा 8 है कुछ मामलों में सबूत का भार, और धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी। फिर धारा 9 नियम बनाने की शक्ति है।
धारा 9 क्या है, नियम बनाने की शक्ति है, और धारा 10 है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये जो धारा 9 है ये किसकी, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि अधिनियम किसने बनाया है, केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 9 में है कि भविष्य में चाहे तो केंद्र सरकार यदि कोई नियम और बनाना चाहती है, इसमें कुछ और ऐड करना चाहती है, तो धारा 9 के अधीन करेगी, और यदि कोई राज्य सरकार इस पे नियम बनाना चाहती है तो वो धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे धारा 2। धारा 2 क्या कहती है, धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी है। अब देखो धारा 2 में दहेज की परिभाषा इतनी सारी दी हुई है, ये इतनी परिभाषा दी है। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है, ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी कोई वस्तु मान लो, जो विवाह के समय या उसके पहले या बाद में किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार यानी लड़की वाला या लड़के वाला, ये दोनों के लिए है। पिछले बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन था, लड़की वाला या लड़के वाला, दोनों में से कोई भी यदि किसी दूसरे पक्ष को, चाहे वो लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, कोई या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने के लिए उनके बीच में आपसी सहमति हुई है, तय हो गई है बात, करार हो गया है उसका, तो ऐसी संपत्ति, ऐसी समस्त संपत्ति और प्रतिभूति क्या है, दहेज की श्रेणी में आएगी। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज नोट करी गई है कि दहेज में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत के अंतर्गत आने वाली मेहर इसमें शामिल नहीं होगी है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, अब दहेज की परिभाषा क्या है कि दहेज में लड़का वाला हो या लड़की वाला हो, इनमें से शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के समय, या कोई उसके और परिवारजन हो, चाहे उसकी माँ हो या कोई और हो, कि कोई भी किसी अन्य पक्ष को यदि पहले देता है, पूर्व में दिया है या अभी दिया है या उसका करार हुआ है कि बाद में देंगे, तो ऐसी कितनी भी कोई भी चीज होगी, कोई भी संपत्ति होगी या कोई भी वस्तु होगी, कोई भी प्रतिभूति होगी, वो सब किस में आएगा, दहेज की श्रेणी में आएगा, है ना, हम उसको दहेज मानेंगे। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो मेहर है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ओके, अब धारा 3 देखते हैं। तो धारा 3 कहती है कि दहेज देने या लेने के लिए दंड, शास्ति, है ना, धारा 3 क्या है, शास्ति है, दंड है कि दहेज लेने और देने पे पेनाल्टी लगेगी। शास्ति यानी पेनाल्टी, मैंने बताया ना, आर्थिक दंड। तो दहेज लेने या देने वाले को 5 वर्ष का कारावास होगा और 15,000 रुपए इसको जुर्माना हो सकता है, और या फिर दहेज का मूल्य की रकम तक बतौर पेनाल्टी लगेगी। हो सकता है उसने बहुत ज्यादा पैसे लिए हो तो उस रुपए के अनुसार उस पे पेनाल्टी की, ये जो मूल्य है यहाँ पे तो 15,000 बेसिक दिया हुआ है, पर हो सकता है कि उसने बहुत ज्यादा पैसे लिए हो तो उस पे ज्यादा पेनाल्टी लगेगी। ओके, अब आती है धारा 4। धारा 4 कहती है कि दहेज मांगने पर दंड या शास्ति लगेगी, दहेज मांगने पर पेनाल्टी लगेगी या दंड होगा। तो किसी के द्वारा यदि दहेज मांगा जाता है तो उसे कानूनी रूप से 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा होगी और 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, मांगने पर, और यहां पर क्या है, लेने पर। देखो दोनों का अंतर है, यदि लेने और देने की बात होगी तो धारा 3 है और मांगने की बात होगी तो धारा 4 है, इसीलिए दोनों में सजा भी अलग अलग है। यदि आपने मांगा है सिर्फ तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा होगी, 10,000 रुपए जुर्माना होगा, किसमें, धारा 4 में। और यदि ले ही लिया है तो फिर यह दिया है तो 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना, और ये जुर्माना बढ़ भी सकता है। ठीक है, इसमें लेने वाले और देने वाले दोनों पे कार्रवाई होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब धारा 4A, तो धारा 4A कहती है कोई व्यक्ति पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए समाचार पत्र, मैगजीन आदि में संपत्ति या धन कारोबार में हिस्सेदारी देने संबंधी विज्ञापन नहीं दे सकता। मतलब कोई व्यक्ति को अपनी शादी, अपने बच्चे की जो है शादी करना है तो वो क्या करेगा, वो ये समाचार पत्र या मैगजीन में ये नहीं लिखेगा कि मैं इसको अपनी संपत्ति में इतना हिस्सा दूंगा तो शादी करो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कोई विज्ञापन नहीं कर सकेगा। ये आता है धारा 4A में, और ये धारा इस तरह के किसी भी कृत्य को प्रतिबंधित करती है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं।
जैसे देखो, इसमें उदाहरण हमने इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाओ कि बेटे से शादी करने वाली लड़की को कारोबार में 50% हिस्सेदारी दूंगा, ऐसा विज्ञापन अखबार या मैगजीन में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं छपाएगा कि मेरे लड़के से शादी कर लो तो मैं बहू को 50% हिस्सेदारी दूंगा अपने कारोबार में, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दे पाएगा, कोई एडवर्टाइज ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आती है धारा 4B। 4B कहती है यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन दे ही देता है, मान लीजिए किसी ने दे ही दिया विज्ञापन, तो क्या होगा, उसको 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास होगा और 15,000 रुपए तक का दंड मिल सकता है। ठीक है, यदि किसी ने विज्ञापन दे दिया तो फिर ये होगा। अब आती है धारा 5। धारा 5 कहती है कि दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। यदि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने दहेज या लेने और देने का कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। मतलब कोई, मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है, कोई एक लड़का एक लड़की, अब लड़के वाले ने बोला कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख रुपए चाहिए। अब लड़की के पास, अभी लड़की वालों के पास 50 लाख रुपए नहीं है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि अभी शादी कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे पैसा आएगा तो मैं तुमको देता जाऊंगा। ठीक है, ये 50 लाख रुपए तुम्हारा पटा दूंगा, मैं दे दूंगा, पूरा चुकता कर दूंगा। इसने क्या किया, एग्रीमेंट बनवाया। लेकिन मान लीजिए अब शादी भी हो गई, शादी हो गई, अब वो बोलता है कि मेरे को 50 लाख रुपए दो, तुमने अभी तक 25 लाख दिए, अभी 25 लाख और चाहिए। तो वो इस एग्रीमेंट को, इस कागज को, ये जो उसने बनवाया है स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट, इसको लेके वो कोर्ट नहीं जा सकता, या कोर्ट में नहीं कह सकता कि देखो इसने एग्रीमेंट किया था तो अब मुझे पैसा नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं, इसका कोई कानूनी इसकी वैधता नहीं होगी, इसको गलत माना जाएगा, इसको अपराध माना जाएगा। आप किसी से ऐसे एग्रीमेंट करके शादी नहीं कर सकते दहेज लेने या देने के लिए। और यदि आपने कर भी लिया है तो आप इसको कोर्ट में किसी भी कानूनी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। इसी को उसने शून्य घोषित कर दिया कि मान लीजिए किसी ने पहले भी किया होगा, मान लीजिए किसी ने पहले भी एग्रीमेंट करके रखा होगा। जैसे पहले क्या होता था, लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे, तो कहते थे शादी कर लो, मैं तुम्हें इतनी जमीन दे दूंगा, तो एग्रीमेंट कर लिया। अब शादी हो गई, उसने अभी जमीन दिया नहीं है, तो क्या करते थे लोग कि ना इसको लेके कोर्ट जाते थे कि देखो इनने एग्रीमेंट किया था, जमीन नहीं दे रहे। तो सरकार को समझ में आया कि ये जमीन का एग्रीमेंट हुआ क्यों, तो उन्होंने देखा अच्छा शादी के लिए एग्रीमेंट हुआ था। तब जब ये कानून लाया गया, ये अधिनियम बना, उसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट पहले हुआ है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब आज के बाद इनकी कोई वैधता नहीं रहेगी, कोई किसी की जमीन या पैसा इस तरीके से एग्रीमेंट के माध्यम से नहीं मांग पाएगा। ठीक है, जो उन्होंने शादी के लिए पहले किया था। अब आती है धारा 6। धारा 6 कहती है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर यदि महिला की मृत्यु हो गई हो और संतान नहीं हो तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, और यदि संतान है तो संतान को अंतरण किया जाएगा। मान लीजिए पहले कैसा होता था कि कम उम्र में कभी कभी शादी हो जाती थी, ठीक है, और क्या होता था कि जब पहले ये चूंकि कब बना, 1961 में बना, उस समय में तो नाबालिग में भी शादी हो जाती थी, कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो यदि मान लीजिए कोई महिला नाबालिग है, ठीक है, तो जैसे ही वो बालिग होगी और तो क्या होगा, उसको यदि कोई संपत्ति दी है तो वो उसके नाम पे आ जाएगी, पहली बात। यदि उसकी संतान हो गई है, महिला की यदि कोई, मान लीजिए उस महिला की मृत्यु हो जाए और उसकी संतान हो गई है तो वो किसको चली जाएगी, वो संपत्ति फिर उसकी संतान को चली जाएगी। अगर मान लीजिए महिला की मृत्यु हो गई और उसकी संतान भी नहीं हुई है तो क्या होगा, उसके माता पिता को वापस वो संपत्ति चली जाएगी, उस दहेज का अंतरण वापस से उसके माता पिता को हो जाएगा, क्योंकि उसको तो उसके माता पिता ने ही चीजें दी है उस लड़की को। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत कहा गया। ये कब का, ये चूंकि अधिनियम बना 1961 में, तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इसको जोड़ा गया। अब आज इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज सभी की शादी जो है बालिग में होती है और दहेज लेना देना दोनों अपराध हो गया है।
तो अब ये जो है ये इतना रिलेवेंट नहीं है। तो जो चीज रिलेवेंट नहीं होती उससे क्वेश्चन भी नहीं आते। आप देखेंगे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी, इससे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको छूट है। अब अगला देखो, धारा 7। धारा 7 कहती है अपराधों का संज्ञान। तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये धारा बताती है कि दहेज संबंधी शिकायतों में सुनवाई या ट्रायल किस स्तर के कोर्ट में चलेगा। तो यहां से बताती है कि प्रथम वर्ग न्यायाधीश में या महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही ऐसे अपराधों की सुनवाई का ट्रायल चलेगा। ठीक है। फिर धारा 8A, कुछ मामलों में सबूत का भार। इस धारा में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत अपराध असंज्ञेय है या गैर संज्ञेय है, गैर जमानती है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत के आदेश के अलावा जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्या है, कॉग्निजिबल है ये ऑफेंस। ठीक है, इस प्रकार का अपराध जो है ये गैर जमानती होता है। तो जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगी तो उसमें क्या होता है, जमानत नहीं होती है। ठीक है, दो टाइप के अपराध होते, एक में तत्काल, एक में जो है वो निरुद्ध नहीं करते, मतलब बंद नहीं करेंगे, आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और एक उनको क्या कहते हैं, और एक क्या होंगे, एक गैर जमानती भी होंगे। ठीक है, मतलब एक जमानती होंगे और एक गैर जमानती होंगे। तो इसमें क्या है, जब तक आरोपी को अदालत का आदेश नहीं मिलेगा तो उसको उसके अलावा उसको जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, अदालत के आदेश से रिहा करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे अपराध गैर शमन योग्य भी होते हैं। इसका अर्थ है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को वापस नहीं ले सकता। मतलब मान लीजिए कोई महिला, यदि उसने एक बार शिकायत कर दी है तो ये शिकायत जो है ये वापस नहीं होगी, वो सोचे कि बाद में सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस अपराध में इसमें सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर धारा 8B, तो क्या होता है, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, धारा 8B, इसमें क्या है, राज्य 8B का 3 है ये। ठीक है, देखो 8B तो ये हो गई, और फिर ये 8B की 3 है, फिर 8B का ये 4 है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये B3 क्यों दिया है। 8B3 ये क्या है, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। और 8B4 क्या कहता है, राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड भी गठित करेगी। यह बोर्ड दहेज प्रतिषेध अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन की में सहायता करेगी। ठीक है, धारा 9 कहता है इसमें नियम बनाने की शक्ति है। मैंने बताया इसमें केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है जो नियम बनाएगी। ओके, और धारा 10 क्या है, इसमें राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी। ठीक है, अब देखो दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी आपने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद में एक छोटा सा है एक है संपत्ति का अधिकार, तो आप पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है इसको। संपत्ति का अधिकार कब दिया गया, तो पहले इसका प्रावधान 31 में था, आर्टिकल 31 में था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको 300A में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को अब क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसको पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बनाया था, तो इसको खत्म कर दिया कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसको परिवर्तन किया है। और अब इसके बाद एक अधिनियम और बचता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। मैं ये कह रही थी कि जो हमने ये अभी अधिनियम पढ़े, 3 पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने किसको पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ा है दहेज वाला अधिनियम। ठीक है, फिर एक किशोर न्याय अधिनियम पढ़ा और घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आपको इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम में फिर बात नहीं बनेगी। एग्जाम में आपको इसको 100% करने के लिए, इसमें से आपके पूरे में फुल मार्क्स आए, इसके लिए आपको इसको पढ़ना होगा। और मैंने पूरे सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको पढ़ाया है। और ये जो है इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है कि आप सोचो मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, कहीं मत पढ़िए। कहीं आपको इतना अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा जितना अच्छा नोट्स हमने दिया है आपको, है ना। तो इसके अलावा कहीं मत भटकिए, इसको पढ़िए।
अब चलिए हम अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009। तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें क्या कहा है, आरटीई एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आया। फिर ये देखो कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली, फिर 20 जुलाई को राज्यसभा द्वारा, फिर 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, फिर 26 अगस्त को राष्ट्रपति, उस समय कौन थी, माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, और फिर 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होगा, और कहां, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। और 4 जुलाई 2013 को आरटी एंथम, राष्ट्रीय एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन गान को अपनाया गया है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, नया फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, ये भी आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये प्रावधान लागू हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पढ़ते हैं, ये कैसे हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको मूल अधिकार में आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। ये 21A या आर्टिकल 21A, कहीं पे ऐसा भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो राइट टू एजुकेशन को, आरटीई को 21A में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे होते हैं, वो कभी फेल नहीं होते, वो हर साल पास होते। क्यों? क्योंकि उनको एक तो फ्री एजुकेशन है, आपने देखा होगा, उनको भोजन भी फ्री देते हैं, एजुकेशन भी फ्री देते, कोई फीस नहीं लगती है। इसके अलावा वो फेल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन और अनिवार्य, सबको पकड़ पकड़ के पढ़ाना है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ रहेगा, है ना, या अपने मन से वो घर में रहेगा। तो हर बच्चे का अधिकार है, उसको पढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अब अनुच्छेद 45, ये अनुच्छेद 45 क्या है, आर्टिकल 45। आर्टिकल मतलब हम संविधान की बात कर रहे हैं, जहां हम आर्टिकल लिखा होगा मतलब अनुच्छेद, यानी ये संविधान की बात है, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 45 में क्या लिखा है कि राज्य सभी बच्चों के देखभाल और शुरुआती शिक्षा का प्रयास करेगा जब तक कि वो 6 वर्ष का नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम कहां भेजते, उसको आंगनवाड़ी सेंटर पे। फिर आर्टिकल 51A, ये क्या कहता है, 51A या 51A, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और उसके संरक्षकों का अधिकार है, उनका कर्तव्य है, ठीक है, कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये कर्तव्य है, ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। आप ये समझिए, आर्टिकल 51 में कर्तव्य है, तो उसमें एक कर्तव्य ये भी जोड़ा गया कि माता पिता और बच्चे के संरक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय और धाराएं अपन देखेंगे, ठीक है। इसमें एक अनुसूची है, 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। इतना तो कम से कम याद करना ही है कि 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अब देखिए, अध्याय पहला तो प्रस्तावना है, 7 चैप्टर हैं इसके, ठीक है, यानी 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय में प्रस्तावना है, दूसरे में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तीसरे में क्या है, केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों और उनके पेरेंट्स का क्या दायित्व है। स्कूल और शिक्षक के क्या दायित्व हैं। अध्याय 4 कहता है स्कूल और शिक्षक के दायित्व क्या है। 5 क्या बताया, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे हैं। 6 बताता है बाल अधिकारों का संरक्षण, और 7 क्या है, अन्य प्रासंगिक बातें और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो, ठीक है। अब देखो 38 धाराएं कौन कौन सी है। तो 38 धारा में इंपॉर्टेंट मैं बताते चलती हूँ, ठीक है, वो उसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला क्या है, तो ये सब नाम और विस्तार लागू होने की तिथि, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। फिर प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 3 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे ये धारा 4 है, आयु के अनुसार प्रवेश के दिए जाने का प्रावधान जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, ठीक है। फिर धारा 5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है।
धारा 6 कानून लागू होने के 6 माह में स्कूल की व्यवस्था जहां आसपास कोई नहीं स्कूल ना हो। तो उस समय में क्या था कि जब स्कूल नहीं थे तो ये कानून जब लागू हुआ तो उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बस्ती तो नहीं है जहां पर स्कूल नहीं है जिसके आसपास, तो अगर वहां स्कूल नहीं है तो फिर इस धारा 6 के तहत वहां पे स्कूल खोले गए। धारा 7 केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करेगा और निधियां उपलब्ध कराएगा, मतलब पैसा देगा। बिना मनी के क्या होगा भाई, कुछ फंड तो चाहिए। फिर धारा 8 क्या है, समुचित सरकार के कर्तव्य है। धारा 9 है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 है माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। फिर धारा 11 है समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 12 क्या कहता है, दुर्बल और अलाभित समूह के लिए नजदीकी विद्यालयों में 25% आरक्षण। देखो ये जो राइट टू एजुकेशन में आरक्षण दिया गया है ना, जो कमजोर वर्गों को प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालय मतलब प्राइवेट स्कूल में जो राइट टू एजुकेशन से आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण कितना है, 25% है, पहली चीज। दूसरा क्या है, धारा 12 के अंतर्गत दिया है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर धारा 13 क्या कहती है कि प्रवेश के लिए फीस नहीं लेना है। धारा 14 कहती है जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश देना है, ठीक है, ये इनको याद करना है भाई 13-14 को। और धारा 15 प्रवेश से इनकार ना किया जाना, कोई बच्चे ऐसा नहीं हो सकते कि आप उसको कह दे कि हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे, सबका एडमिशन करना कंपलसरी है। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तब भी नहीं है, तब भी धारा 14 में उसका एडमिशन करना है, फिर उसकी फीस नहीं लेना है, ठीक है। धारा 16 किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उसे निकाला जाएगा। निष्कासित करना यानी निकालना। तो धारा 16 क्या कहती है, एक तो आप पहली बात तो उसको एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते और दूसरा उसको निकाल नहीं सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 17 से याद रखो खतरा, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध, कि बच्चे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसे याद कर लो, ये याद हो जाएगी। धारा 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब बच्चे को शारीरिक दंड मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध किया है, यानी उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र के बिना किसी विश्वविद्यालय का स्थापित ना किया जाना, मतलब कोई विद्यालय जो है बिना परमिशन के नहीं, आप उसको नहीं बना सकते, यानी कोई विद्यालय का संचालन बिना परमिशन के नहीं होगा। अगर आपको विद्यालय बनानी है तो पहले आपको प्रमाण पत्र मान्यता लेनी होगी। फिर धारा 19 कहती है विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें, कि कौन कौन सी शर्त पे आप स्कूल को मान्यता देंगे। धारा 21 है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, संगठन और कार्य, ठीक है। धारा 22 है विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी कि विद्यालय का विकास कैसे होगा। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें, कि भाई टीचर्स की क्या क्या एबिलिटी होंगी, ठीक है, टीचर की क्या क्या एबिलिटी होंगी, उसके लिए कौन सी शर्तें होंगी टीचर की नियुक्ति के लिए। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 24 की शिक्षक के कर्तव्य किस धारा में है, धारा 24 में है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 26 क्या है, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, यानी जिस स्कूल में अगर टीचर की पद खाली है तो उसको भरना, ठीक है। धारा 27 क्या है, जनगणना आपदा राहत चुनावी प्रक्रिया के अलावा शिक्षक को किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं करना, मतलब उनकी कहीं और ड्यूटी नहीं लगाना। ये इसलिए दिया है क्योंकि देखो ये वाले तो इंपॉर्टेंट काम है, इसके अलावा जो है टीचर्स की कहीं और ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। ये कहती क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, टीचर स्कूल नहीं आएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको कहा गया है। फिर धारा 28 देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट ट्यूशन का निषेध, कि जो कोई टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, धारा 28 के अंतर्गत इसमें, ठीक है। फिर धारा 29 क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 30 क्या है, परीक्षा समापन प्रमाण पत्र की एग्जाम हो जाएगा तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा बच्चे को। फिर धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत निराकरण और सुनवाई की प्रक्रिया, ये 32 वाला इंपॉर्टेंट है। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, ये इंपॉर्टेंट है।
और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन, और इसका संगठन क्या होगा, इसमें कैसे कैसे सदस्य होंगे, उनके नियुक्ति कैसी होगी, वेतन भत्ते सेवा शर्तें। आपको ये सब नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 33 और राज्य सलाहकार परिषद 34 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धारा 35 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। कोई ऐसे सिद्धांत होते हैं कि और बाद में बनाने की आवश्यकता है तो इससे कर सकेंगे, आगे और सिद्धांत बनाए जा सकेंगे। ठीक है। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं कि प्राथमिक में आप ये फैक्ट देखो, ये पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे हमने जो है फैक्ट दे दिए हैं, ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, इसमें कुछ धाराएं भी लिखी हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से बता देती हूँ। प्राथमिक में, प्राथमिक स्कूल जो होता है ना प्राइमरी, उसमें क्या 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, फिर मिडिल में क्या 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, उसके बाद वाले स्कूलों में। ओके, ये उनका रूल्स है। फिर बच्चे के व्यक्तित्व के शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना है। ठीक है, यानी कुल मिला के बच्चे का संपूर्ण विकास करना है। इस अधिनियम के अनुसार क्या है, एक शिक्षक पे 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे, और जबकि कोठारी आयोग एक आया था, उसकी अनुशंसा थी कि 1:30, मतलब एक टीचर पे 30 बच्चों से कम ही बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। कोठारी आयोग ने 1:30 कहा है और इस अधिनियम में 40 कहा है कि 40 से ज्यादा नहीं होंगे। और 60 विद्यार्थी हैं तो उनको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, मतलब ट्रेंड टीचर होंगे। फिर छात्रों को घर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना है, कि 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार क्या, इस अधिनियम के अनुसार क्या है, शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, सॉरी छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा 30:1। फिर प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक पे कितना होगा 35:1। कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चे जो है 200 से ज्यादा हैं तो फिर विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। यदि किसी स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर अनुपात जो है 40:1 होगा, मतलब 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। प्राथमिक स्तर प्राइमरी में यदि 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या प्रावधान होगा, एक प्रधानाध्यापक हेडमास्टर होगा और 5 टीचर होंगे। आरटीई के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना है, 45 घंटे। ठीक है। फिर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने, मतलब कितने उसको पढ़ाने, 800 घंटे और 200 दिन। ठीक है, 800 घंटे या 200 दिन ऐसा है। कार्य दिवस 200 दिन होगा और पढ़ाने के घंटे 800 घंटे होंगे। आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर यानी मिडिल के ऊपर जो है उसमें कितना होगा, 1000 घंटे और 220 दिन। ठीक है, 1000 घंटे है ये और 220 दिन। ये इतना मिनिमम पढ़ाना है, कम से कम इतना पढ़ाना है, इससे ज्यादा ही पढ़ाना होगा। ठीक है। फिर आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता, मतलब 8वीं तक के बच्चे को आप किसी हाल में स्कूल से नहीं निकाल सकते, तब तक के तो बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। फिर 8वीं तक के 8th क्लास तक के बच्चों को उनकी मदर टंग मातृभाषा में शिक्षा देनी है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी जो है 1 किलोमीटर होनी चाहिए। फिर इसके अनुसार राइट टू एजुकेशन के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो हमने देखा था उसका अध्यक्ष कौन होगा, शाला प्रबंधन समिति। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या हुई, शाला प्रबंधन समिति। इसका अध्यक्ष कौन होगा, कोई गार्जियन होगा, किसी का पेरेंट्स होगा। ठीक है, शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष। ये याद रखना, ऐसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इतना सरल प्रश्न में यदि गलत कर देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। तो अब क्या है, आरटीई 2009 के अनुसार क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनको किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो उनको समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है, मतलब जो जिस क्लास वाइज बच्चों को बैठाना है। ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, पहली से 5वीं तक के पूरे बच्चों को एक साथ बैठा देते थे और पढ़ाते थे। तो इसमें बोला नहीं, जिस क्लास का बच्चा है उसी क्लास में आपको बैठाना है, ये नहीं कि पूरे स्कूल को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे, वो गलत प्रोसेस है।
आरटी 2009 के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक दी है। ठीक है, 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। धारा 12 क्या कहती है, प्राइवेट स्कूलों में कितना आरक्षण है, हमने प्राइवेट स्कूल में आरक्षण देखा धारा 12 में, और कितना आरक्षण है, 25% आरक्षण है। ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, साम्यता। पहले तो टीचर को क्या करना चाहिए, साम्यता, और दूसरा पेडागॉगी का यूज करना चाहिए। ये पेडागॉगी जो है ना, एक टर्म है। पेडागॉगी यानी जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रकार की एक कला है, मतलब कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसमें सिखाते हैं पेडागॉगी में। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, चित्रों के माध्यम से कैसे पढ़ाना चाहिए। जो लोग शिक्षक वर्ग 2-3 की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग पेडागॉगी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, इसका पेडागॉगी का यूज करना चाहिए बच्चों को टीचिंग बहुत बेहतर करने के लिए, कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, पेडागॉगी यूज होती है। ठीक है, फिर नो कैपिटेशन फीस, मतलब धारा 13 क्या कहती, कोई फीस नहीं लेंगे बच्चे से। स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी कुछ नहीं होगी, ना बच्चों से फीस लेंगे, और यदि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी देना होगा। ठीक है, धारा 14 कहती किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तब भी उसको विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं होगा। मतलब मैंने बताया था कि यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप उसको एडमिशन देंगे। धारा 15 कहती है नो डिनायल ऑफ एडमिशन, किसी भी अवस्था में आप बच्चे को हर हाल में एडमिशन देना होगा, आप मना नहीं कर पाएंगे। चाहे एकेडमिक ईयर, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा मान लीजिए दिसंबर में प्रवेश लेने आया तो आप उसको मना कर दें, उसको आप दिसंबर में आया तब भी आपको उसको लेना होगा। धारा 16 स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा, देखो दोनों ही चीजें हैं। और धारा 17 क्या है, बच्चों को शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसलिए आप बच्चों को डांटना मारना बंद कर दिए हैं, है ना। और धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा है। अब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारी जो चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं ये आप देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सारे आपको इम्पोर्टेंट जो अधिनियम थे वो पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा यदि कोई बचे होंगे तो फिर और आगे एक क्लास और होगी और उसमें सारे अधिनियम हम आपको पढ़ा देंगे। वैसे इतने अधिनियम में से जो पुराने PYQs हैं यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हीं में से प्रश्न आया है। आई होप इसी में से ही प्रश्न आएगा और आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको बस इसको याद कर लेना है। ठीक है, और आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट करना है और नहीं पसंद आया है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।